So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular video we are going to talk about the powerhouse of the cell, that is mitochondria. हम लोग ऑलरेडी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर चुके हैं, यानी कि हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स which are present in a eukaryotic cell including cilia, flagella, centrioles and a lot of different organelles इनके बारे में हम बातें करने वाले हैं। So we are going to start this discussion from the mitochondria. So ये एक detailed lecture होने वाला है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है नीट में कि काफी बार आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज के हिसाब से आपको लगेगा दैट इट इज आउट ऑफ द सिलेबस, या फिर वो एनसीईआरटी में शायद नहीं गिवन है, लेकिन एक्चुअल में द कॉन्सेप्ट विल बी डेराइव्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी बाय लिंकिंग अ लॉट ऑफ चैप्टर्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं, उनकी जितनी भी लाइंस हैं, वो सारी मैंने यहाँ पर क्यूमुलेटिवली ऐड कर दी हैं इन दिस लेक्चर। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में इस लेक्चर के अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आपको इस लेक्चर को देख के ही महसूस हो जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो गाइज, अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ओजोन क्लासेस नाम से आपको टेलीग्राम पर ये चैनल मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप लोग डायरेक्टली जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा एक और चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0। आई रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यू गाइस कि आप उसे भी एक बार सब्सक्राइब कर लें, लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं, आप दोस्त यारी बातचीत करना चाहते हैं, तो विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग वहां पर जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। तो प्रयास बैच का एक और नया लेक्चर और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर, जो कि आप इस लेक्चर को कंप्लीटली देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि इसके अलावा आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। एनसीईआरटी आपकी कवर हो गई, रिफ्रेशर आपकी कवर हो गई, सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से बनने वाले हैं वो मैं आपको ऑटोमेटिकली बता ही दूंगा लेक्चर के दौरान। तो एक फुल फ्लैश लेक्चर होने वाला है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसे कंप्लीटली देखें। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। जब इस चैप्टर को मैंने शुरू किया था उस टाइम पर मैंने आपको एक डाई का नाम बताया था, एंड द नेम ऑफ दैट डाई इज जानस ग्रीन। दिस डाई इज वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के कंटेंट्स को हाईलाइट कर देता है। यानी कि अगर आपको एक माइक्रोस्कोप के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो आपको कैसे देखना पड़ेगा, आपको सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक डाई डालनी पड़ेगी जिसका नाम जानस ग्रीन है। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है एम्स के अंदर। सो प्लीज मेक श्योर टू मार्क दिस अप कि जानस ग्रीन नाम की ही वो डाई है जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया को स्पेसिफिकली स्टेन करती है। अदरवाइज आपके माइटोकॉन्ड्रिया का साइज उतना भी बड़ा नहीं होता कि इसे इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया जाए। क्लोरोप्लास्ट का साइज कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है। क्लोरोप्लास्ट आपके माइटोकॉन्ड्रिया से 4 से 5 गुना बड़ा होता है। उसको देखना इज वेरी वेरी इजी, बट माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए आपको स्पेसिफिकली इसे स्टेन करना पड़ेगा। कौन सी डाई से? जानस ग्रीन से। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, कि आपका जो शेप है माइटोकॉन्ड्रिया का, या फिर इनका जो साइज है, या फिर इनका जो नंबर है, ये किसी भी सेल के अंदर वेरिएबल हो सकता है। क्यों? समझ लीजिए एक ऐसा सेल है जिसको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जाहिर सी बात है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया विल बी न्यूमरस। सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बहुत बड़ा होगा बिकॉज ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस। तो ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के साइज में भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, और शेप भी इसकी कंप्लीट सॉसेज शेप हो जाएगी। यानी कि वो सेल जिनमें एनर्जी की हाई डिमांड होती है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और साइज बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे सेल्स जहां पर बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का साइज आपको कम और नंबर भी आपको बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। सो दिस इज टोटली अ वेरिएबल थिंग व्हिच डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि सेल कितना ज्यादा एक्टिव है। इफ द सेल इज वेरी मच एक्टिव इट विल बी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियंस, बट इफ द सेल इज नॉट वेरी एक्टिव तो कम माइटोकॉन्ड्रिया में भी उसका काम चल जाएगा। सिंस द एनर्जी एंड द एटीपी इज प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया, इस वजह से आपके माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका सबसे पहली बार आइडेंटिफाई कहां किया गया था? आपके फ्लाइंग मसल ऑफ बर्ड्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है उड़ने में आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड से ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले निकाला गया था, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा न्यूमरस होंगे। अब एनर्जी की जरूरत है, तो जैसा मैंने प्रीवियस पॉइंट में आपसे कहा कि नंबर इनका बढ़ जाएगा और साइज भी बढ़ जाएगा। ऐसी जगह से आप किसी चीज को अगर आइसोलेट करके और तब उसके ऊपर रिसर्च करते हो, दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, राइट। ये एक
पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि आपको बेहतर क्वालिटी का माइटोकॉन्ड्रिया मिला है, जिसका साइज भी अच्छा है, जिसको ऑब्जर्व करने में मजा आएगा और कॉम्प्लिकेशंस कम से कम होंगी। तो यहाँ पर फ्लाइट मसल्स को यूज किया गया था ऑफ द बर्ड्स। माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है ये सॉसेज शेप होती है, यानी एक मीट का टुकड़ा होता है जो कि कुछ सिलेंड्रिकल सा दिखाई देता है इस तरीके का। ये इसे आपका सॉसेज बोला जाता है। आई होप आपने किसी कार्टून वगैरह में देखा होगा। टॉम एंड जेरी में काफी बार मैंने ये सॉसेज शेप देखी थी। तो इस तरीके का आपका माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है। इसका अगर आप डायमीटर देखेंगे, इट इज अराउंड 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर, यानी अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो आधे माइक्रोन का क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। जबकि इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 1 टू 4.1 माइक्रोन। इसका अगर आप मीडियन निकालेंगे तो अराउंड 3 के आसपास आ जाएगा। ओके, 3 से 3 के आसपास, यानी उतना आपका एवरेज लेंथ यहाँ पर हो जाएगी। तो अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो आपको इसके बारे में काफी सारी चीजों का ज्ञान मिलेगा और यहाँ पर ही हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, जिसके बाद हमें थ्योरी में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यहीं पर काफी सारे ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपकी थ्योरी में मेंशन है, जिससे आपको वो पढ़ना ही ना पड़े, सिर्फ हम एक बार देखेंगे जरूर, जिससे कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यहाँ पर लिखते जाते हैं साथ साथ। सिंस इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जाहिर सी बात है बाहर की साइड प्रेजेंट होगी, और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा मोर परमिएबल रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर परमिएबल एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी समझ लीजिए आपके घर के बाहर एक गेट है जिसको कूद कर कोई भी आ सकता है, बिकॉज फेंसिंग है, उस पर से कूदना बहुत ही आसान है, तो उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है, उसमें से काफी लोग अंदर आ सकते हैं, खुद से कुंडी खोलकर भी लोग आ सकते हैं। लेकिन आपके घर का जो मेन डोर है, वहां पर समझ लीजिए आपने बायोमेट्रिक लॉक लगा रखा है, या आपने ताला चाबी लगा रखा है, या फिर आप अंदर से खुद खोलेंगे झांक करके कि कौन आया है एक्चुअल में, तो वो आपका सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाता है, यानी आप जिसको अंदर लेना चाहेंगे सिर्फ वही अंदर आ पाएगा। सो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपकी मोर परमिएबल रहती है, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपका सिलेक्टिवली परमिएबल रहती है। और ये बात जो है ना दोस्त, ये आपकी क्लोरोप्लास्ट के लिए भी लागू होगी। यानी जब आप क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करेंगे तो वहां पर भी ये बात आपकी एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाएगी। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो वहां पर भी क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, वहां पर भी आउटर वाली आपकी ज्यादा परमिएबल रहेगी, इनर वाली आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल रहेगी या लेस परमिएबल रहेगी, आप ये बोल सकते हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस रहता है इसे आप क्या बोलेंगे, दो मेम्ब्रेन के बीच का मतलब इंटर, और मेम्ब्रेन्स के बीच का है तो इसे आप बोल देंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। समझ लीजिए ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये बाहर वाली जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं, जो रेड कलर से मार्क्ड है इस डायग्राम में, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। और ये जो आपके इनफोल्डेड है अंदर, ये येलो कलर की या ऑरेंज कलर की, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। तो इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ओके, इसे आप क्या बोल रहे हैं दोस्त, इसे आप बोल रहे हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जो मैंने अभी ग्रीन से हाईलाइट किया है। इट इज योर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ओके, ये यहां पर हम मार्क कर देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आप इसे बोलेंगे, राइट। अब ये जो आपका इनर मेम्ब्रेन के अंदर ब्लू कलर का आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है तामझाम, ये ब्लू कलर का क्या है, ये आपका मैट्रिक्स है। जैसे आपके सेल के अंदर साइटोसॉल होता है या साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है, जिसके अंदर सारा का सारा सामान आपका प्रेजेंट रहता है। तो ये आपका मैट्रिक्स होगा। ओके, ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर काफी सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी। आपका माइटोकॉन्ड्रिया कैसी ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि ये अपने काम कर सकती है खुद ब खुद, लेकिन कितने, आधे। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। सर्कल इज अ कंप्लीट सर्कल बट सेमी सर्कल इज अ हाफ सर्कल। ओके, ऑटोनॉमस तो है ये, लेकिन सिर्फ हाफ, यानी खुद के कुछ प्रोटीन्स ये बना लेगी, खुद का डीएनए इसके पास होगा, खुद के राइबोसोम्स इसके पास होंगे, खुद के कुछ आरएनए पार्टिकल्स इसके पास होंगे, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस बोला गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आपके सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होते हैं। तो यहाँ पर इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। ओके, यहाँ पर समझ लीजिए इसका प्रोकैरियोट जैसा डीएनए होगा। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके एंडोसिम्बायोसिस की। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए के साथ साथ आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमने बोला कि ये खुद के प्रोटीन्स खुद बना सकता है। अगर ये खुद के प्रोटीन्स खुद बनाएगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या होंगे, राइबोसोम्स, यानी प्रोटीन फैक्ट्रीज भी तो होंगी ना। तो प्रोकैरियोट जैसे राइबोसोम यानी 70s राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोट जैसा डीएनए यानी कि आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जैसे कि न्यूक्लियोइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, इसके अलावा कुछ आपके माइन्यूट आरएनएस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
ये जो आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, इन इनफोल्डिंग्स को आप लोग क्या बोलते हो? क्रिस्टे बोलते हो। और एक क्रिस्टे क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी भी चीज का अगर आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है तो आप उसे फोल्ड कर दीजिए। समझ लीजिए ये एक लाइन है, इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, जितनी मुझे लाइन दिखाई दे रही है इसका सरफेस एरिया उतना ही है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को ऐसे फोल्ड कर दूं तो अब इसका सरफेस एरिया देखिए, यहां तक ही ये लाइन पूरी ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके बाद जो भी मैं ड्रॉ करूंगा दैट इज बोनस। आपने सुना होगा विलाय और माइक्रोविलाय जो आपके प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, दे प्ले अ वेरी मेजर रोल इन एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो क्रिस्टे होते हैं ये आपका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पर सरफेस एरिया होगा मेरे दोस्त, उतने ही ज्यादा यहाँ पर एटीपी सिंथेज के पार्टिकल्स लगे होंगे, यानी F0 F1 पार्टिकल लगे होंगे, जिनके बारे में आज इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। जितने ज्यादा F0 F1 पार्टिकल होंगे उतना ही एट द एंड ऑफ द डे आपकी एटीपी बनेगी, उतनी ही ज्यादा आपकी एनर्जी आपकी बॉडी में बन जाएगी, आपके सेल में बन जाएगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहां पर देखिए इसका खुद का डीएनए है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, मैट्रिक्स हो गई है आपकी, क्रिस्टे हो गई है, यानी हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या और चीजें होती हैं जो शायद हमने डिस्कस ना की। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, ये बात हमें पता है। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल रहती है और इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल रहती है, ये बात भी हमें पता है। माइटोकॉन्ड्रिया दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। एक आपका आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट मतलब जो कि आपकी आउटर बाउंड्री बनाएगा, और एक इनर मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट जो कि आपकी मैट्रिक्स बनाएगा, राइट? यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपकी मैट्रिक्स, और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट दैट इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसे आप माइटोकॉन्ड्रिया के दो पार्ट्स बोल सकते हैं। जो आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये आपका दो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, ये बात भी हम लोग कर चुके थे। इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्ड हो जाती है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, और इन फोल्डिंग्स को आप क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, यानी अंदर की साइड फोल्ड होती है, इसीलिए क्रिस्टे क्या है? ये आपकी इन फोल्डिंग है, ना कि आउट फोल्डिंग। दोनों में फर्क है। अगर समझ लीजिए ये मेरी मेम्ब्रेन है और मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करता हूं, दैट कुड बी कॉल्ड एज एन आउट फोल्डिंग, क्योंकि बाहर की साइड फोल्ड हो रही है, समझ लीजिए ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ? ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन और अंदर की साइड फोल्ड हो रही है टू मेक द क्रिस्टा, सो इट इज इन फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। ओके, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका यहां पर सस्टेन हो पाए और आपकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यहां पर बन पाए। ओके, अब जो दो मेम्ब्रेन थी इनके अंदर अपने खुद के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्रिस्टे बनाएगा, इसमें ओके इसमें आपका ज्यादा प्रोटीन कंटेंट मिलेगा विद अ स्पेशल लिपिड। यहां पर आपका एक स्पेशल लिपिड भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? आपका कार्डियोलिपिन। यानी कि कार्डियोलिपिन इज अ वेरी स्पेशल लिपिड। इसका नाम मैंने यहां पर इसीलिए डाला है क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम में क्या है? कार्डियो। तो ये आपके हार्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। हार्ट के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कार्डियोलिपिन एक स्पेशलाइज्ड लिपिड है जिसमें 4 फैटी एसिड चेन होती है। यूजुअली आपने ऐसे लिपिड देखे होंगे जिनमें 3 फैटी एसिड चेन होती है, लेकिन इसमें 4 होती है, और इसीलिए ये आपका अनयूजुअल है। इसीलिए ये आपका अनयूजुअल है। तो आपके कार्डियोलिपिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। कार्डियोलिपिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है मेरे दोस्त। आपको पता है कि आपका जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है इस पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, और इन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे आपके फैटी एसिड्स अटैच हो सकते हैं। समझ लीजिए ये है आपका CH2OH, ये है आपका CHOH, और ये है आपका CH2OH। अब आपको पता है यहां पर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके कौन कनेक्ट हो सकता है? आपका यहां पर फैटी एसिड मॉलिक्यूल कनेक्ट हो सकता है। तो समझ लो ये आपका एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, और ये आपका तीसरा फैटी एसिड मॉलिक्यूल है। इस तरीके से आपका क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड बन जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो? फैट बोलते हो। ओके, फैट आप किसे बोलते हो? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ना। तो ये क्या हुआ आपका फैटी एसिड, ये क्या हुआ आपका ग्लिसरॉल, तो ये क्या बन गया है? आपका अल्टीमेट फैट बन गया है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? जो तीसरी पोजीशन थी ना मेरे दोस्त, अब यहां पर क्या हुआ? कार्डियोलिपिन में ये जो तीसरी पोजीशन थी, यहां पर ये ग्रुप हटके क्या आ गया? यहां पर ये ग्रुप हटके आ गया है मेरे दोस्त आपका फॉस्फेट ग्रुप। और ये फॉस्फेट ग्रुप दूसरे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के कार्बन से अटैच है। जैसे कार्बन नंबर 3 है, तो यहां पर भी आपका क्या होगा? यहां पर भी आपका प्रेजेंट हो जाएगा दूसरे ग्लिसरॉल का ये वाला कार्बन। तो यहां पर दो कार्बन जो फ्री बचे, यहां पर CHOH वाले,
और CH2OH वाले ये क्या करेंगे, ये भी दो आपके फैटी एसिड से लिंक कर लेंगे। तो दोनों ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का एक एक कार्बन तो देखो कॉमन चीज से अटैच्ड है, एक एक कार्बन तो दोनों का कॉमन चीज से अटैच है। बचे हुए जो कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 है, ये आपके फैटी एसिड के साथ लिंक हो जाते हैं। तो टोटल 4 फैटी एसिड चेन आपको यहां पर देखने को मिली। जैसे ये ग्लिसरॉल का समझ लीजिए कार्बन नंबर 1 है, ये फॉस्फेट से कनेक्ट हो रहा है। ये दूसरे ग्लिसरॉल का कार्बन नंबर 1 है, समझ लीजिए ये भी फॉस्फेट से लिंक हो रहा है। तो एक एक कार्बन तो बर्बाद। अब क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि ये ब्रिज बनाने के काम आ रहा है, ये तो फैटी एसिड से लिंक नहीं है, इस सेंस में मैं इसको बर्बाद बोल रहा हूँ। लेकिन जो फैटी एसिड है उससे कौन कौन लिंक्ड है, R1 R2 जो है ये यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन से लिंक्ड है। तो दो आपके फैटी एसिड यहाँ पर आ गए। सिमिलरली दो आपके फैटी एसिड R3 एंड R4 यहाँ पर आ गए इन कार्बन्स के ऊपर। तो कार्डियोलिपिन इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ लिपिड, जो कि आपका नाम है कार्डियो, तो जाहिर सी बात है हार्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे। और ये बहुत बहुत स्पेशलाइज इसलिए है क्योंकि इनमें 4 फैटी एसिड होती है। आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना, आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है कि कार्डियोलिपिन हैज 4 फैटी एसिड। अगर कोई पूछ ले तो बस आपको ये बात याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन। जब आपने कोई खाना खाया है, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई फूड पार्टिकल आया है, उसको आप लोग ऑक्सीडाइज करते हो, उसको आप लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करते हो या तोड़ते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो मेरे दोस्त, उसके बाद आप उससे एनर्जी रिलीज करवाते हो। ये सारे प्रोसेस कहाँ होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे कि आपका ग्लाइकोलिसिस हुआ तो वो तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो आपका क्रैब साइकिल होता है या आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होंगे। तो क्रैब साइकिल आपका कहाँ होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछे गए क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ओके ऑल्टरनेट वे में पूछे जाते हैं। क्रैब साइकिल आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, ओके यानी अंदर का जो उसका मेन मैट्रिक्स है जिसके अंदर डीएनए प्रोटीन प्रेजेंट थे, वहां पर आपका क्रैब साइकिल होगा। और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर क्या हो रहा था, जहां पर आपकी इनफोल्डिंग से क्रिस्टे बन रहे थे ना, ये क्रिस्टे जो सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे, ये इसीलिए बढ़ा रहे थे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो सके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर एस्टेब्लिश हो सके, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी यहाँ पर एटीपी बन सके। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आपका क्रैब साइकिल होता है मैट्रिक्स में और ईटीएस होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जो आपका ईटीएस होता है उसमें आपका एटीपी बनाने की एक मशीन है जिसे आप कहते हैं F0 F1 पार्टिकल्स, या फिर आप इसे ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। इसको भी मैं यहीं पर डिटेल में डिस्कस करा दूंगा, और आपका रेस्पिरेशन चैप्टर में और डिटेल में है, वहां पे भी मैं इसे करा दूंगा। मैं चाहता हूं कि जहां जहां पर चीजें लिंक हो सकती हैं वहां पर चीजें लिंक हो, जिससे आपका एक नंबर भी ना कटे, राइट। सो ऑक्सीसोम जो है सॉरी, वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी ये जो ऑक्सीसोम है इसमें दो मेन यूनिट्स होती हैं जिसे आप बोलते हैं F0 या F0 और F1। इन दोनों यूनिट से आपका क्या होता है, ये दोनों यूनिट आपके प्रोटॉन्स को पंप करने का काम करती हैं और आपका एटीपी उस पंपिंग से बनता है। द राउंड पार्ट ऑफ द ऑक्सीसोम, जिसे आप हेड बोलते हैं, ओके, एंड द पोर्शन ऑफ ऑक्सीसोम विच इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन इज बेस। यानी जो राउंड पार्ट है इसे आप हेड बोलेंगे, और जो आपका मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ पार्ट है उसे आप क्या बोलेंगे, बेस। और स्टॉक एक ऐसी चीज है जो कि आपके हेड और बेस को जोड़ेगी। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल में कराने वाला हूं जस्ट अभी, तो टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ सुन लीजिए कि कहां क्या हो रहा है। हेड ऑफ द ऑक्सीसोम बिहेव लाइक एन एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। यानी ऑक्सीसोम का जो हेड है, जो आपका राउंड पार्ट है, ये एटीपी सिंथेज का काम करता है। एटीपी सिंथेज मतलब एटीपी सिंथेसिस वहां होगी जो कि एटीपी बनाने का काम करेगा, किसकी मदद से, प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से। यानी जैसा मैंने आपको बताया था, प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब मेम्ब्रेन की एक साइड बहुत सारे प्रोटॉन है, मेम्ब्रेन की दूसरी साइड बहुत कम प्रोटॉन है, तो ज्यादा जो कंसंट्रेशन है प्रोटॉन की, वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन रश करते हैं, भागते हैं बहुत जोर से। और वो इतनी जोर से भागते हैं कि कुछ एनर्जी जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के काम आ जाती है। और कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पर, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो आपका एडीपी जो है, जिसमें दो फॉस्फेट थे, एडीपी मींस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें आपका तीसरा फॉस्फेट भी जुड़ जाता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी आपका बनकर तैयार हो जाता है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए। जाहिर सी बात है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड जैसा बैक्टीरिया में होता है वैसा डीएनए आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि उसी डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से प्रेजेंट हो सकते हैं। राइबोसोम भी आपके यहाँ पर होंगे जो कि 70s होंगे, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। हम लोग एंडोसिम्बाइसिस पढ़ चुके हैं।
और आपके प्रोटीन सिंथेसिस के जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोला, क्योंकि खुद के काम खुद कर सकता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक या मार्कर एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, विच इज प्रेजेंट ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को मार्कर एंजाइम बोला बिकॉज इट इज वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो अगर आप सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को ट्रेस करते हैं तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कार्डियोलिपिन की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीजोम की। अब देखो ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये आपकी क्या थी, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ लीजिए ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड हो चुकी है, इसने क्रिस्टा बना लिए हैं। इसी चीज को मैंने यहाँ पर मैग्नीफाई किया हुआ है। तो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर लिखा भी होगा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर लिखा होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपकी दोनों चीजों के बीच का स्पेस है, जिसको आप क्या बोलते हो, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हो। ओके, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हो। और ये पोरिन्स हैं जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, इसीलिए आपका ज्यादा परमिएबल होता है। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपका ज्यादा परमिएबल होती है आउटर मेम्ब्रेन, बिकॉज उसमें पोरिन्स हैं जस्ट लाइक बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो थोड़ा सा ज्यादा इसे परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी जो इनर मेम्ब्रेन है देखो फोल्ड हो गई है, तो इसने क्या बना लिया है, इसने क्रिस्टा बना लिया है। और इस क्रिस्टा के अंदर काफी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, जिसे आप रेस्पिरेटरी चेन बोलते हो। यहाँ पर आपका F0 F1 पार्टिकल भी है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, ऑक्सीजोम बोल रहे हो या फिर एलिमेंटरी पार्टिकल्स बोल रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, आपका हेड है, ओके, और आपका बेस है, और आपका स्टॉक है। यानी बेस तो वो पार्ट है जो देखो आपका यहाँ पर एम्बेडेड है, और हेड आपका वो पार्ट है जो हल्का सा एक्सपोज है। तो ये हेड पार्ट क्या करता है, ये हेड पार्ट जो है ये आपका एटीपी बनाने में हेल्प करता है। समझ लो आपके बहुत सारे प्रोटॉन है, यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन क्या कोशिश करेंगे, ये प्रोटॉन कोशिश करेंगे कि हाई कंसंट्रेशन से कहां जाएं, लो कंसंट्रेशन में जाएं। तो जब ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएंगे वाया दिस पार्टिकल, क्योंकि आपको पता है हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये आपके चार्ज मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देता, एंड प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा यहाँ पर हमें कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी जो इन्हें पास करवा दे, और वो प्रोटीन है आपका ऑक्सीसोम। तो यहां से इसने क्या पकड़ा, प्रोटॉन पकड़ा और इसे इस साइड ले गया, और बहुत जोर से प्रोटॉन निकलने लगा। तो यहां पर क्या हुआ, प्रोटॉन के रश होने से बहुत सारी एनर्जी आपकी आई, और उस एनर्जी को हमने कहा यूज किया, एडीपी और पीआई के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए। तो एडीपी और पीआई के बीच में इस एनर्जी के कारण बॉन्ड बन गया और एटीपी आपका बनकर तैयार हो। ये होता है आपके ऑक्सीसोम का काम, या फिर ये होता है आपके F0 F1 पार्टिकल का काम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये चीज हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करी, क्योंकि रेस्पिरेशन तो देखो पूरा चैप्टर ही इस बारे में। तो अगर हम यहाँ पर सब पढ़ लेंगे तो हम रेस्पिरेशन में क्या पढ़ेंगे। सो अल्टीमेटली वहां पर जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगा तो इस चीज को मैं इतनी डिटेल में और इतने अच्छे से करा दूंगा कि सारी चीजें आपके टिप्स पे हो जाएंगी। लेकिन सिंस इट वाज रिलेटेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया, इट बिकम्स अ रिस्पांसिबिलिटी टू एटलीस्ट टॉक अबाउट दिस। क्योंकि कोई बच्चा जो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना चाहता है कंप्लीट तरीके से, और वो रेस्पिरेशन पे अभी नहीं पहुंचा, तो एटलीस्ट उसके मन में एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन आए इस बात की कि किस तरीके से चीजें होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो आई होप दैट यू गॉट दिस वीडियो वेरी वेल, एंड आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपने जेन्युइनली से पसंद किया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि तभी मुझे पता लगेगा कि आपने सच में सराहा है मेरे एफर्ट्स को। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे टेलीग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, और मेरे दूसरे चैनल ओजोन क्लासेस 2.0 पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो मैं सारे के सारे लिंक्स ऑटोमेटिकली खुद ही डालता हूं। तो आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जो आपको ना मिले, आपको कहीं ना कहीं से वो लिंक जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, जय हिंद।